Hello everyone and welcome back to Love English. Thank you so much for liking my videos and thank you for watching and sharing my videos to everybody that you're doing. Alright, have you ever heard anybody saying that English is a very funny language? I totally agree with it. English is a very funny language. English में आप देखोगे कि एक ही शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. इसमें पिछले वीडियो में कुछ वीडियोस जो मैंने बनाए थे उसमें एक वीडियोस मैंने बनाया था जिसका नाम था होमोफोन्स. इसमें भी आप देखेंगे कि एक ही वर्ड है दो अलग अलग मीनिंग्स वाले, या एक एक ही वर्ड है जिसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग्स अलग हैं. तो अलग अलग ऐसे आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स ने भी एक मैंने वीडियो बनाया था, वो भी देखिए. होमोफोन्स वीडियो है वो भी देखिए. तो दोनों में आपको ये सब दिखाई देगा. आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है जिसमें मैं इस वीडियो का नाम दूंगी क्रेजी इंग्लिश. ओके, इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स देखे हैं जो साथ में हैं, स्पेलिंग्स एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन भी चेंज सेम रहता है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, और एक ही सेंटेंस में वो दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं. ठीक है, तो चलिए थोड़े से मज़ेदार आज देखते हैं हम सेंटेंसेस और इनका मीनिंग्स जानने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, तो चलिए. क्रेजी इंग्लिश का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है वी मस्ट पॉलिश द पोलिश फर्नीचर. वी मस्ट पॉलिश द पोलिश फर्नीचर. पॉलिश एंड पोलिश दोनों का स्पेलिंग एक जैसा है, लेकिन पॉलिश और पोलिश दोनों की मीनिंग्स अलग हैं, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है. पॉलिश यानी उसको रगड़ कर चमकाना, वो हो गया आपका पॉलिश. और पोलिश इज समथिंग विच इज मेड इन पोलैंड. जो पोलैंड में बना हुआ चीज है उसको हम बोलते हैं पोलिश, या पोलैंड के जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं पोलिश. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो वर्ड्स हैं एक ही सेंटेंस में, सेम स्पेलिंग वाले, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग हैं और प्रोनाउंसिएशन भी इस सेंटेंस में तो अलग ही था. ठीक है, ऐसे ही चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है When shot at, the dove dove into the bushes. When shot at, the dove dove into the bushes. यानी जब गोली चलाई गई उस समय जो डव जो कबूतर है वो झाड़ियों में डाइव मार के नीचे चला गया, या उसने कूद कूद के वो नीचे चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो वर्ड्स देखे, डव डोव. दोनों के स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग्स भी अलग है. ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें दो वर्ड्स सेम स्पेलिंग के होंगे. आपको ये याद रखना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके प्रोनाउंसिएशंस चेंज होंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर टू क्लोज टू द डोर टू क्लोज इट. They were too close to the door to close it. यहाँ पर आप देख रहे हैं दो क्लोज हैं. जो पहला वाला क्लोज है, इस सेंटेंस का मीनिंग जो है ये हो रहा है वो लोग दरवाजे के बहुत करीब थे उसे बंद करने के लिए. तो पहला वाला जो क्लोज है उसका मीनिंग है करीब होना, दूसरा वाला जो क्लोज है उसका मीनिंग है बंद करना. ठीक है, सो दो क्लोज एक सेंटेंस में, सेम प्रोनाउंसिएशन. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, अलग नहीं है, लेकिन मीनिंग्स दोनों के टोटली डिफरेंट है. Alright, let's see another sentence like this. Alright, our next sentence for today is the insurance was invalid for the invalid. Alright, again what do we see? We see the same pattern here wherein we notice there are two invalids but both the invalids have different meanings altogether. Okay, यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ that the insurance was invalid for the invalid. यानी insurance जो है, इनवैलिड इंग्लिश में हम किसको बोलते हैं? इनवैलिड हम उसको बोलते हैं जो किसी बीमारी के कारण या किसी कमजोरी के कारण जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं या चलने फिरने के लायक नहीं होते, तो उन्हें हम बोलते हैं इनवैलिड. दूसरा इनवैलिड का मीनिंग ये होता है अमान्य, जो मान्य नहीं होता या जो मान्य नहीं है. तो यहाँ इस सेंटेंस में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंश्योरेंस जो है वो इनवैलिड के लिए, मतलब जो इंसान कमज़ोर है या जो चल फिर नहीं रहा है उसके लिए अमान्य हुआ है, मान्य नहीं हुआ. ओके,
So the pattern is same. There are two different invalids with the same pronunciation, with the same spelling, but at the same time the meanings of both the invalids are totally different. That is why this is crazy English. Our next sentence is, the farm was used to produce produce. The farm was used to produce produce. Now you see produce and you see produce. Now what are the meanings of these produces? प्रोड्यूस का पहला जो मीनिंग है वो है कोई चीज का उत्पादन करना या कोई चीज उगाना। एंड प्रोड्यूस का जो दूसरा मीनिंग है वो है अनाज या जो आप खेती में उगाते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ that the farm was used to produce produce, यानी जो खेत है वो अनाज उगाने के लिए या अनाज का उत्पादन करने के लिए यूज या इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सो दो प्रोड्यूसेस, दोनों प्रोड्यूस की मीनिंग्स टोटली डिफरेंट, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग। Alright, let's move to the next one. Okay, let's look at this sentence of ours. This is a kind of a tongue twister. The soldier decided to desert his dessert in the desert. Okay, आप देखेंगे यहाँ पे तीन वर्ड्स है। फर्स्ट वाला है डेजर्ट, सेकंड है डिजर्ट, थर्ड वाला वापस डेजर्ट। तीनों के मीनिंग्स अलग हैं। फर्स्ट वाला जो डेजर्ट है उसका मीनिंग है छोड़ देना। ठीक है, दूसरा जो है डिजर्ट, ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने समझाया है कि ये डिजर्ट जो है इसका मीनिंग है मिठाई। एंड लास्ट वाला जो डेजर्ट है इसका मीनिंग है मरुभूमि या रेगिस्तान, जहाँ पे बालू होता है या जहाँ पर बहुत सारी रेत होती है। ठीक है, सो तीन मीनिंग्स, three different words with little bit, just one word has a little bit of a spelling difference, but otherwise all three sound similar and people unknowingly use it in different sentences in the wrong place. Fine, so you have to be very very careful about this. यहाँ पर मेरा ये कहना था इस सेंटेंस में कि जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उसने अपनी जो मिठाई है रेगिस्तान में छोड़ने का फैसला कर दिया या छोड़ने का निर्णय कर लिया। That is what I meant. Desert, desert, desert. Okay, let's move to the next one. It is, upon seeing a tear in her dress, she shed a tear. Upon seeing a tear in her dress, she shed a tear. Now, I have seen a lot of people interchanging the tear and the tear. Also, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए देखा है कि TEAR, tear. Example, don't tear my clothes. Don't tear my clothes. उनका ये कहना होता है कि मेरे कपड़े मत फाड़ो, तो वो बोलते हैं don't tear my clothes. So please understand कि TEAR, tear वर्ड जो है इसके दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। एक है TEAR tear, दूसरा TEAR tear. फर्स्ट वाला जो TEAR tear है वो है कोई चीज को फाड़ देना। ऑलराइट, और दूसरा TEAR tear जो है इसका मीनिंग है आंसू, जो हम रोते हैं और जो आंसू निकलते हैं वो है टीयर। तो यहाँ पर मेरा ये कहना था कि उस लड़की ने जब देखा कि उसके नए कपड़े फट गए हैं तो उसने आंसू बहाए। ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर, डू नॉट प्रोनाउंस tear as tear and tear as tear because the meaning completely changes and दोनों की pronunciation अलग है। हर जगह पे आप TEAR tear को tear मत बोलिए। Alright? मेरा जो next sentence है वो है, I did not object to the object. I did not object to the object. अब यहाँ पर object और object दो अलग अलग चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला जो object है वो है आपत्ति जताना। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है कोई वस्तु या चीज। तो मेरा सेंटेंस जब मैं ये बोल रही हूँ उसका कहने का मीनिंग ये था कि मुझे उस वस्तु से मैंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। ओके, या उस वस्तु के प्रति मैंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, again there's a noun and verb, and you have to understand where you need to stress whenever you're using a noun or a verb. You need to understand where you need to lay more emphasis on.
the first syllable or the second syllable. That is something that you really need to take care of, or else the meaning of the sentence or the meaning of the word totally changes. Please take care of the syllable stress. Okay? The last sentence for today on this topic is, since there is no time like the present, he decided to present the present. Okay? इस सेंटेंस में आपने 3 वर्ड्स देखे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट. तीनों के मीनिंग्स अलग हैं. फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट है वो है वर्तमान काल या वर्तमान की बातें हम कर रहे हैं. सेकंड वाला जो प्रेजेंट है वो हम बोल रहे हैं पेश करना. ठीक है. और लास्ट वाला प्रेजेंट यानी गिफ्ट. टोटल जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये था कि उसे लगा कि अभी का जो समय है इससे बेहतर कोई समय नहीं आ सकता. वर्तमान का जो समय है इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा. इसीलिए जो भेंट देने का या गिफ्ट देने का जो टाइम है वो बस अभी आया है. ऑलराइट. तो इसीलिए उसने वो गिफ्ट को पेश कर दिया. दिस इज व्हाट इट मेंट. सो इफ यू नोटिस्ड फॉर टुडेज वीडियो, you might have seen that there are various words which seem to look alike, which seem to sound alike, but they are all different. They all are spoken in a different context. ये हम हर सेंटेंस को या हर वर्ड को अलग अलग चीजें बताने के लिए यूज करते हैं. तो इसीलिए हमको इन सब का ज्ञान होने की जरूरत है. अगर हम इसे यूज ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन जब कोई और इसके बारे में बात करते हैं तब तो हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है या कौन सी जगह हम इसे यूज कर रहे हैं. सो एट टाइम्स देयर इज नॉलेज विच वी नीड टू नो. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज वेयर यू नीड टू नो एवरीथिंग, नो मैटर वेदर यू आर गोइंग टू यूज इट और नॉट यूज इट इन योर लाइफ एवर. Okay? So has it really occurred to you that English is really a very funny and crazy language? So yes, it is. यहीं पे खत्म करते हैं आज का वीडियो, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर ऐसा ही कुछ नया और कुछ अलग सा कुछ देखेंगे. उस टाइम तक आपको पता है आपको क्या करना है. आपको ये वीडियो को लाइक करना है, तुरंत ही अभी लाइक करें. आपको इस वीडियो को कमेंट करना है, शेयर करना है जितने लोगों के साथ आप कर सके. और जब भी मेरा नया वीडियो आए उस समय आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन या बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है. ठीक है. So let's meet you again very soon with a new video, and till then please take care of yourselves, be safe. Okay, have a wonderful day. Bye.